वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। तो ये पूरा 1 शॉट वीडियो होने वाला है बच्चा। जितने कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है सब हमने बोर्ड पर लिख दिया है। इसको आइए हम बारी बारी से समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्क से। वर्क क्या है? टू डिस्प्लेस एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन इज कॉल्ड वर्क। इसका मतलब किसी वस्तु पर बल लगाइए और उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दीजिए, यही हमारा क्या है? कार्य है। ठीक है, समझ में आया या नहीं है? किसी वस्तु को उसकी स्थिति से विस्थापित कर देना कार्य है। क्लियर है? सबको समझ में आया डेफिनेशन? आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ कुछ और चीज़ें हम लोगों को जाननी है बच्चा। आप जरा सोचिए, किसी वस्तु को विस्थापित करने के लिए किन किन कारकों की आवश्यकता होगी। अगर मुझे इस मान लीजिए मार्कर को यहाँ से विस्थापित करना है तो मुझे किसकी आवश्यकता होगी? पहला, आपको यहाँ पर बल लगाना पड़ेगा, और दूसरा विस्थापित करने के लिए दिशा देना होगा, किधर विस्थापित करना है सर, ना? ठीक है, यानी एक विस्थापन की आवश्यकता पड़ेगी मुझे, दूसरा बल की आवश्यकता। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा कार्य होने के लिए दो कारक हमें ज्ञात होने चाहिए। पहला, विस्थापन क्या करना है, किधर करना है, और दूसरा बल कितना लगाना है। ठीक है, तो इसी के आधार पर, इस परिभाषा के आधार पर हम इसमें एक फार्मूला निकालेंगे जो यूज्ड फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? W जो कि कार्य है, कार्य को W से दिखाते हैं, बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, ये इसका फार्मूला हो गया। और अगर हम इसको दिखाएं चार्ट में तो वर्क बराबर हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को D से दिखाते हैं, है ना बच्चों? तो ये हमारा हो गया यूज्ड फार्मूला। ये जो फार्मूला होगा ये भी दो प्रकार का होगा। W बराबर F इंटू डी होता है, यहाँ इंटू लगेगा। आप क्लास 11th में जाएंगे तब समझ में आएगा कि कहाँ पर आपको क्रॉस लगाना है और कहाँ पर इंटू। अभी मैं आपको केवल इतना बता दे रहा हूँ कि अगर सदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो आप क्रॉस लगाएंगे, और अगर अदिश राशि है इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है तो आप डॉट लगाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ आइए। तो हमारा जो वर्क होगा ना वो दो प्रकार के फार्मूले पर डिपेंड करेगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, एलांग हो, मतलब उसी के एलांग हो, फोर्स के एलांग ही हो, तब आपका डायरेक्ट फार्मूला निकल के आएगा W बराबर F इंटू डी। ठीक बच्चों, ये डायरेक्ट फार्मूला लगेगा कब? जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में हो तो। ठीक है, दूसरा, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट थीटा डिग्री एंगल। जब फोर्स बच्चों थीटा डिग्री एंगल पर अप्लाइड होगा तो हमारा जो वर्क रहेगा वह हो जाएगा F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा एक त्रिकोणमिति अनुपात है। यहाँ मान लीजिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट से हमने इसको डी डिस्प्लेसमेंट दे दिया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट थी, उसको ए से हम बी तक ले गए, और कितनी दूरी तक ले गए बच्चों? डी दूरी तक। बट फोर्स कैसे लगाया हमने? थीटा डिग्री एंगल पर। कितने डिग्री एंगल पर? थीटा डिग्री एंगल पर। इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा बच्चों उसके लिए फार्मूला निकल के आएगा W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे थीटा के जो होते हैं तीन स्पेशल केसेस होते हैं। एक होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री कब होगा बच्चों? जब ये फोर्स यहाँ से हम करके यहाँ ले आएंगे, मतलब कुछ इस प्रकार का हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये रहा मेरा ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट, और ये रहा मेरा फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तब बच्चा यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो केस फर्स्ट में थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो बच्चों यहाँ फार्मूला क्या होगा? W बराबर आएगा F इंटू डी कॉस 0 डिग्री। बच्चों कॉस 0 डिग्री का वैल्यू ना 1 होता है, तो W बराबर क्या आएगा? F इंटू डी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, केस सेकेंड बच्चा, केस सेकेंड क्या है? व्हेन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कुछ इस प्रकार का बच्चा, देखो यहाँ ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों? डी। पहले लिखेंगे थीटा बराबर कितना बनेगा बच्चों? दोनों के बीच एंगल ये कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? W इक्वल टू F डी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 0। तो ये हो जाएगा F
इंटू डी इंटू cos 90 का वैल्यू 0। तो बच्चों पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, W बराबर 0। समझ में आया या नहीं, बोलो। दो केसेस हो गए बच्चों। केस थर्ड की बात करेंगे। केस थर्ड में क्या होगा, देखो यहाँ मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम ए टू बी और फोर्स काम कर रहा है बी से ए की डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे स्प्रिंग है, उसको खींचते हैं इधर और छोड़ देते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। हमने फोर्स किधर लगाया बच्चा, बाहर की ओर, जबकि डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर हुआ, अंदर की ओर ना, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो इस कंडीशन में जो थीटा का वैल्यू होता है 180 बन जाएगा बच्चों। देखो ना, यहाँ से यहाँ हो गया ना, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 180। और तब W का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा F D cos थीटा के प्लेस पे 180 कर देंगे। आप जानते हैं cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। तो बच्चों जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -AFD। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स इज एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब जब लगाया गया बल विस्थापन के विपरीत दिशा में है बच्चों, तब हमारा कार्य जो होगा ऋणात्मक होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारे दो केसेस थे, हो गए। कुछ चीज़ें और जानेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, ठीक है, जिसको की फैक्ट कर लीजिए या की पॉइंट कर लीजिए। इसमें हम कहेंगे यूनिट क्या होगा बच्चा इसका, वर्क का। तो अगर इसका यूनिट निकालना है तो आप वर्क का यूनिट कैसे निकालेंगे, फोर्स का यूनिट इंटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट। ठीक बच्चों, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। इसी को बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये हमारा SI यूनिट है। कौन सा यूनिट है, SI यूनिट है। ठीक है। अगर मैं CGS यूनिट निकालूं बच्चों, तो CGS यूनिट की बात करूं तो इसका CGS यूनिट होता है बच्चों अर्ग। क्या होता है, अब अर्ग और जूल में क्या संबंध है, तो देखो 1 जूल का जो वैल्यू होता है बच्चों, अच्छा अर्ग होता कितना है ये भी जान लीजिए। अगर अर्ग की बात करूं और जूल की बात करूं तो जूल हमारा SI यूनिट में होता है बच्चा। इसका होता है न्यूटन मीटर, और न्यूटन के लिए मात्रक क्या होता है, न्यूटन किसके बराबर होता है, किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो अगर बच्चों इसको सॉल्व करोगे ये बन जाएगा किग्रा मीटर का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ना बच्चों। ये होता है हमारे 1 जूल का वैल्यू। 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है बच्चा। वहीं जो अर्ग होता है हमारा CGS यूनिट में, किग्रा को किस में बदल देते हैं, ग्राम में, मीटर को किस में बदल देते हैं बच्चों, सेंटीमीटर में। पावर सेम रहेगा और सेकंड का सेकंड ही रहेगा। ठीक है बच्चों। तो ये होता है अर्ग। CGS यूनिट में जो अर्ग का वैल्यू होता है उसको बोलते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इन दोनों में रिलेशन क्या है बच्चों, अगर जूल और अर्ग में रिलेशन निकालना है तो आप लिखोगे 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल किसके बराबर होता है बच्चों, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। कैसे अगर जानना चाहेंगे तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे बच्चा, 1000। तो 1000 तो मेरा यहाँ से बन गया। ठीक, ये मीटर है बच्चा, ये सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100। स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 10,000। ठीक, और ये तो सेकंड ही रहेगा बच्चों। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो 10 की पावर ये 7 है। आया। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि 1 जूल का जो वैल्यू होता है बच्चों वो 10 पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। डिफिनीशन हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, अब क्या कहेंगे, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ये आप में है नहीं बच्चों, बट मैं बता दे रहा हूँ। होता क्या है, अगर मेरा मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ, ये ऐसे मान लीजिए ये हमारा फोर्स है जो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है बच्चों। और यहाँ पे हम छोटा सा एक ले लेंगे डिस्टेंस। इस छोटे डिस्टेंस को आप dx कहिए चाहे dr कहिए। ठीक है, और इसका इंटीग्रल करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। तो जब हमारा पर वेरिएबल फोर्स अप्लाई होता है तो वर्क डन निकालने का फार्मूला होता है W इक्वल टू इंटीग्रल F इंटू dr या dx। ये छोटे से भाग को dr कहते हैं बच्चों। टोटल एरिया निकालना है तो आप इसका इंटीग्रल कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा वर्क डन के बराबर होता है। चलिए, इसमें क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं बच्चों हम,
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कराएंगे तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन किसी और दिन। तो ये हो गया हमारा, इधर की चीज़ें निपट गई बच्चों। वापस आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, कोई जानता है? देखिए डिफिनीशन बताना है मुझे सबसे पहले। तो क्या होता है, द कैपेसिटी टू डू एनी वर्क। किसी काम को करने की जो कैपेसिटी होती है वही हमारा क्या है, वर्क डन। काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, तो अगर ये काम के बराबर है तो इसका मतलब इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल, क्योंकि इसका मात्रक जूल है बच्चों। ठीक है, ऊर्जा के और मात्रक कैलोरी भी होते हैं। तो एक जो यहाँ पे एक कैलोरी होता है वो 4.2 जूल के बराबर होता है, ये जानते रहिएगा। ठीक बच्चों, आगे वापस आएंगे हम लोग। अब पढ़ेंगे इसके बाद टाइप्स। तो टाइप्स क्या है, मेनली इसको दो टाइप में बांटा गया है। मैकेनिकल एनर्जी होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी को दो पार्ट में बांटा गया है बच्चा। पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। फर्दर पोटेंशियल एनर्जी को आगे डिवाइड किया गया है, बट अभी हम लोग पहले इन्हीं दोनों का अध्ययन करेंगे। पहला इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सुन लीजिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, किस में है, मोशन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन के कारण उसमें जो एनर्जी कंजर्व होगी उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी कंजर्व इन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्या कहा मैंने, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते। समझ में? हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें गति के कारण उसमें जितनी ऊर्जा है वही क्या कहलाएगा, गतिज ऊर्जा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। जैसे गाड़ी वाला जा रहा है तो बाइक में कौन सी ऊर्जा है इस समय, गतिज ऊर्जा। समझ में आया? रुक जाएगी तो स्थितिज ऊर्जा। फिलहाल क्या आपको काइनेटिक एनर्जी समझ में आया सबको? गति के कारण किसी वस्तु में संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। डन। तो बच्चा अगर ये एक प्रकार की एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा, इसको दिखाते किससे हैं, पहले सिंबल बताते हैं। सिंबल, तो सिंबल इसका होता है बच्चा के या के ई। बहुत लोग ई के से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चा, ई, और यहाँ पर इस्तेमाल की। ये दोनों तरीके हैं दिखाने के। अब इसके में हम पढ़ेंगे फार्मूला और प्रूफ। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है हाफ mv²। अब ये एक प्रकार की एनर्जी है बच्चों, तो इसका यूनिट क्या होगा बता सकते हैं आप लोग, बताइए। काइनेटिक एनर्जी का अगर आपसे कोई पूछे यूनिट क्या है, तो किसी भी प्रकार की अगर एनर्जी है तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, जूल। क्या हो जाएगा, सबको समझ में आया? तो एनर्जी का यूनिट जूल है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी क्या होगा, जूल। डन, बोलो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसको मुझे प्रूव करना है कि ये कैसे आता है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, कहीं पे कर सकते हैं इसको, यही कर लेंगे। हमारे पास मान लीजिए एक बॉडी है, वो मोशन में है। किसमें है, मोशन में। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। मान लीजिए ए से बी की ओर जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ फिगर बना हुआ है आप देख सकते हैं, ए से बी की ओर जा रहा है। ठीक है, कितने वेलोसिटी से जा रहा है। शुरू में बच्चा इसका जो वेलोसिटी था वो 0 था। शुरू में वेलोसिटी कितना था, 0। तो बाद में इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया बच्चा, v। कितना हो गया, v। कितने एक्सीलरेशन से जा रहा था, इसका एक्सीलरेशन a था। अब एक्सीलरेशन आपको बताया गया है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो शुरू में रेस्ट पे था, बाइक मान लो खड़ी है, फिर हमने इसको स्टार्ट किया, किक मारा, ऐसे लिया, स्टार्ट हो गई, अब चल दिए। तो ऐसे एक्सीलरेटर तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सीलरेटर को ही तो बढ़ाते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो मान लीजिए उसका एक्सीलरेटर कितना है, a। शुरू में वेलोसिटी कितनी है, 0। बाद में वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, a। ठीक है, आगे बढ़े अभी। अच्छा, तो एक चीज आप मुझे बताइए, यम क्या है, मास है, उस बॉडी का जो मास है वो यम है। तो काइनेटिक एनर्जी जितना मैं कहूंगा ए से बी तक जा रहा है, वो वर्क जो काइनेटिक एनर्जी होगा वर्क डन के बराबर होगा ना, नहीं समझना। एनर्जी की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग द कैपेसिटी टू डू एनी वर्क, चाहे वो स्टैटिक मोशन में कर रहे हैं या काइनेटिक मोशन में कर रहे हैं, गति अवस्था में कर रहे हैं या रुकी हुई अवस्था में कर रहे हैं, व्यायाम अवस्था में है, तो हमारा एनर्जी है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगा, मोशन के कारण। तो हमारी ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर गई, बोलो ठीक है, बोलो नहीं है, हमारी ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर गई और जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल की, मान लीजिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, यस
कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, कितना टाइम ली, टी टाइम ली, कितना टाइम ली। तो अब मैं अगर बात करूं आप लोगों से पूछूं कि बच्चों बताओ कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी किसके बराबर होगी, आप कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी हमेशा किसके बराबर होगी, वर्क डन की। किसके बराबर होगी, तो W के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखिए तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, यस, डिस्प्लेसमेंट कितना है, यस, फोर्स कितना है, एफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ बराबर होता क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, एफ बराबर एम इंटू ए, और यस है उसका डिस्प्लेसमेंट, है ना बच्चों। ए इंटू यस का वैल्यू निकालना है। तो क्या आपको इक्वेशन, तीनों इक्वेशन याद है। मैंने अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं 4 होते हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कितने लोगों को याद है, याद है या नहीं, नहीं याद है। तो यहाँ देखो अगर नहीं याद है बच्चों, तो v बराबर पहला होता है u प्लस ए टी, पहला इक्वेशन। दूसरा यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और तीसरा बच्चों v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना बच्चों। तो अगर मैं कहूँ मैं थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूँ, कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में a इंटू एस याद है ना, इसीलिए तो लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा बेटा, बताओ वहां पर, v स्क्वायर इक्वल टू, इसको समीकरण एक मान के छोड़ देना, क्या आएगा बच्चों, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो आप देखेंगे v का वैल्यू तो शुरू में u का वैल्यू 0 था, मैंने अभी बताया, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, केवल 2as बचेगा। कितना बचेगा, अगर as का वैल्यू निकालना होगा तो 2 का उधर डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू as। आया बेटा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ as इन इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ लिख दूं बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ।